हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है BES 127 असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका यूनिट 1 हमने देख लिया था, जिसका नाम था इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और हमने जाना कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, तमाम बातें हमने उसमें जानी। अगर वो नहीं देखा है तो यूनिट 1 ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसको क्लिक करते ही आपके सामने वो सारे पार्ट्स, जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुई है यूनिट 1 की, वो सब आ जाएगी और आप एक ऑर्डर वाइज वो आएगी तो उनको देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे कि आकलन के परिप्रेक्ष्य। तो आकलन के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव असेसमेंट, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। फिर उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो है बेटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, इन सब का जिक्र मैंने आप लोगों को बेस जो था वो सारा मैंने आप लोगों को यूनिट 1 में भी बताया था, इवेल्यूशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसलिए कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, यूनिट 1 नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिएगा। इसका कहीं ना कहीं लिंक है उसके साथ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई भी एग्जाम दोगे टीचिंग रिलेटेड तो उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्यूशन में से, जिसमें बताया गया है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब भी उसमें बताया गया है। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में ना आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और खुद मिल जाए। तो आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर एक टीचर की बात करें, अगर टीचर को बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में जानना है कि कितनी बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है या क्या कैसी परफॉर्मेंस है, तो टीचर क्या करती है, वेरियस वर्बल एंड रिटन टेस्ट कंडक्ट करती है, ताकि एक प्रोफेशनल जजमेंट ले सके और रिलेटेड टू द लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड टीचर्स आर कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो भी रेलिवेंट डेटा उनको मिलता है टेस्ट कंडक्ट करने के बाद, जैसे भी मार्क्स आते हैं, जैसे भी ग्रेड्स आते हैं, या फिर डिफरेंट जो असेसमेंट टूल्स हैं उनका जब यूज़ करते हैं, तो उस पर जो भी डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो उससे पता चलता है कि लर्नर की परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, सिर्फ स्टूडेंट की ही परफॉर्मेंस का नहीं पता चलता, यहाँ पर हमें टीचर की भी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। टीचर की परफॉर्मेंस कैसे, अब ये कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर एक टीचर देखती है कि बच्चों का जो है पर्टिकुलर, अगर डिसीजन मेकिंग की बात करूँ, तो वो टेस्ट शीट्स जब बच्चों की चेक करती है, एग्जाम शीट्स जब बच्चों की चेक करती है, तो वो पाती है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए, उनमें हर बच्चे ने वो गलत किए या फिर लिखे नहीं या उल्टा सीधा लिखा। तो यहाँ से क्या होगा कि टीचर भी अपना भी इवेल्यूशन कर पा रही है कि हो सकता है बच्चों को ये वाला, अगर पूरी क्लास के साथ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टीचर का ही फॉल्ट होगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हर बच्चे को हर एक टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हुआ कि उसके सभी बच्चे ना क्वेश्चंस लगभग 80% स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि एक स्टूडेंट का तो परफॉर्मेंस जज तो होगी ही, साथ में एक टीचर अपना सेल्फ इवेल्यूएशन भी कर पाता है कि कितना वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए और किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से वो बच्चों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी टीचिंग करा रहे हैं उसको ला सकते हैं। नेक्स्ट बात कही गई है कि असेसमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट बच्चे एक इंटीग्रल कंपोनेंट है लर्निंग का, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये आप कह सकते हो जितनी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है उनमें एक चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं है कि सिर्फ एट द लास्ट ऑफ
चैप्टर या फिर जो भी आपका सेमेस्टर है या फिर जो टर्म एंड एग्जाम्स है, सिर्फ उसी के बाद ही इवेल्युएशन हो। असेसमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप अगर चैप्टर स्टार्ट करते हो, जब आप प्रीवियस नॉलेज को लिंक कराने के लिए क्वेश्चंस पूछते हो, तब भी वो एक तरीके का आकलन है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों को कितना ज्ञान है और बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज है उसको लिंक कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है वो भी जानना चाह रहे हो, तभी एक असेसमेंट हो रहा है एक फॉर्म का। अगर बीच में जब चैप्टर्स पढ़ा रहे हो तब आप बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हो, तब भी वो एक फॉर्म का इवेल्युएशन हो रहा है ना। तो यही चीज़ कही गई है कि असेसमेंट जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जितनी भी आप टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हो उनमें निरंतर चलता रहता है। और यही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है, सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। एंड एक टीचर को ये हेल्प करता है किस चीज़ में, इंफॉर्मेशन को गैदर करने में अबाउट द लर्निंग स्टाइल, जिससे पता चलता है कि बच्चों के कौन सा लर्निंग स्टाइल है। अब आपको पता होगा कि 4 टाइप के लर्निंग स्टाइल होते हैं, जिसमें आपका ऑडियो, विजुअल और जो किनेस्थेटिक है, ये सब इसमें तमाम लर्निंग स्टाइल्स इसमें शामिल होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग ये सब इसमें आ जाता है। तो वो चीज़ भी टीचर पता कर पाती है, जो लर्नर्स की स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, लिमिटेशंस है, उनका भी पता कर पाती है। तो अगर बात करें कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है असेसमेंट की, ये लर्नर्स को फीडबैक प्रोवाइड करती है कि उनकी कैसे लर्निंग हुई, अबाउट देयर ओन लर्निंग। देयरफॉर एज अ टीचर इट इज़ असेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के जो भी पर्सपेक्टिव चेंज होते जा रहे हैं उसके बारे में एक टीचर को पता होना ज़रूरी है। इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, जो भी ये यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम बेसिकली देखने वाले हैं, जो भी 3 मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग है, जिसमें आ जाता है बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, जो देखेंगे हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करते हुए चलेंगे। और अगर लगा कि ज़्यादा बड़े पार्ट्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो ये वीडियो भी पार्ट वाइज आएगी, तो पार्ट वाइज आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। सो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट। अगर बात करें यहाँ इस टॉपिक की, तो देखिए डिफरेंट जो टाइम के साथ चेंजेस आते चलते हैं। पहले जैसे हमारा जो है एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम था, जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या फिर इस तरीके से एग्जाम्स होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि शिफ्ट हमें देखने को मिला, जो इवेल्युएशन सिस्टम, जो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम था, उससे हमें सीसीई पर हम मूव करें, ठीक है। हमने मूव किया कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन की तरफ, जिसमें क्या हुआ कि ऑनगोइंग असेसमेंट होने लगा। पूरा साल जो है असेसमेंट चलता जा रहा है, चाहे वो फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट है, चाहे वो फिर समेटिव असेसमेंट है, फिर वो कोस्कोलेस्टिक एंड स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें भी शामिल कर रहा है कि बच्चा खेल कूद में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैसा है, क्लासरूम के अंदर कैसा है। तो वो सारी चीज़ें जो शिफ्ट हुई तो टाइम के साथ, तो ये चीज़ है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जो शो करता है। अगर बात करें आगे कि पहले क्या था, नंबर न्यूमेरिकल सिस्टम था कि जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो भी बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, उसमें मार्क्स मिलते थे बच्चे को, जैसे 80, 50 इस तरीके से न्यूमेरिकल असेसमेंट उनका होता था। लेकिन उसके बाद जो शिफ्ट हुआ आफ्टर सीसीई, वो हुआ कि बच्चे को A, B, C ग्रेड मिल रही है, ठीक है। A1, A2 ये जो देखते हो ना, B1, B2, B3, इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम आया। तो वो तमाम चीज़ें जो शिफ्ट हुई, उसके पीछे क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है और कुछ पर्सपेक्टिव लाई करती है। तो वही चीज़ें हम इस 3 पर्सपेक्टिव्स की हेल्प से जानेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आ जाता है बच्चे बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। आकलन का जो व्यवहारवाद परिप्रेक्ष्य है वो हम जान लेते हैं। बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों को ये पता है कि असेसमेंट जो है हमारा ट्रेडिशनली वो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता रहा है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी का मतलब आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी थ्योरीज के अंदर आ जाती है। इसमें आप लोगों की जो BF स्किनर वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, पेवलोव की हो गई,
क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। तो इस टाइप की जो एसआर थ्योरीज बेसिकली मैं कह सकती हूँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, कि बच्चे ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके बाद बच्चे को जो फर्स्ट प्राइज, जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको प्राइज दिया जाता है, सेकंड आता है उसको प्राइज, फर्स्ट 3 बच्चे को। तो इस तरीके से जो होता है, या फिर टीचर जो है, जो बच्चा फुल मार्क्स लेकर के आ रहा है उसकी अप्रिशिएशन करती है, प्रेज करती है, क्लैपिंग करवाती है बच्चों से, गुड वेरी गुड देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से ये भी तो, इसमें भी तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो रहा है, इसमें भी तो यही चीज़ फॉलो हो रही है कि बच्चे ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। SR और RS थ्योरीज, ठीक है, ये बेसिकली जो ऑपरेंट कंडीशनल था उसमें क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स पहले होता था, बाद में स्टिमुलस मिलता था। फिर अगर बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, उसमें क्या होता था, स्टिमुलस पहले होता था, उद्दीपक पहले होता था, फिर रिस्पॉन्स होता था। तो इन्हीं चीज़ों पर घूमती फिरती रही है कहीं ना कहीं कि बच्चे ने क्या किया कि अच्छा कर दिया, ठीक, और टीचर ने क्या किया कि मतलब बच्चे का इतना नहीं था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बच्चा इतना अच्छा कर लेगा, लेकिन उन्होंने एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो टीचर ने क्या गुड दिया, वेरी गुड दिया, क्लास में उसकी प्रशंसा की कि तो ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये क्या हुआ कि बच्चे ने रिस्पॉन्स किया और फिर टीचर ने स्टिमुलस दिया, एक गिफ्ट दिया, रीइंफोर्समेंट किया। ठीक है, फिर अगर टीचर पढ़ा रही है उसके बाद बच्चा रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है तो उसमें फिर प्रेज दे रही है, तो वो फिर SR थ्योरीज। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवहारवाद से ना असेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है, उसका एक ग्रेट इम्पैक्ट रहा है असेसमेंट के ऊपर। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से क्लासरूम के बारे में बताना चाह रही हूँ। अगर बिहेवियर थ्योरीज का कंसर्न देखें तो ये जो है, ये बताने की कोशिश करता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाह्य वातावरण है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मानव अधिगम के ऊपर, ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। तो ये इन्फ्लुएंस बताता है बिहेवियर्स लर्निंग थ्योरीज। अगर बात करें तो लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म जो है वो 3 बेसिक अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करती है। आप वो जान लेते हैं कि 3 बेसिक अजम्पशंस कौन कौन से हैं। पहला अजम्पशन ये लेकर के चलते हैं कि लर्निंग जो है इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसको कहते हैं लर्निंग। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ हमेशा मैं बताती चलती हूँ, जब भी मैं लर्निंग आप लोगों को कराती हूँ, जब भी बताती हूँ लर्निंग के बारे में पढ़ाती हूँ, तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि लर्निंग को हम परमानेंट चेंज इन बिहेवियर कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, कहीं पर लिखा दिखे तब भी मैं कहना चाहूँगी कि लर्निंग इज रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं। परमानेंट चेंज का मतलब तो ये हो जाएगा कि जो आपकी लर्निंग हो गई वही हो गई, वो फिक्स हो गई, उसको उसको आप बदलोगे नहीं। लेकिन रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जब आ जाता है, रिलेटिव वर्ड जब यूज़ हो जाता है, इट मीन्स कि अगर नीड पड़ी, अगर हमें लगता है कि ये वाला कंसेप्ट कुछ गलत था और तब हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं विद द जो भी डिमांड है, नीड है, टाइम है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको कहेंगे लर्निंग। फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। सेकंड कहता है कि एनवायरनमेंट शेप्स द बिहेवियर, जो वातावरण है वो हमारे बिहेवियर को शेप करता है। किस तरीके से शेप करता है कि ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो किस वे में होती है, ऑब्जर्व करके होती है। ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्व करके होती है। जो व्यवहार हम लोग सीखते हैं, जो हमारी हैबिट्स बनती है, हैबिट्स क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आदत क्या है, तो हैबिट इज सिंपली, अगर वन वर्ड में कहोगे तो कहोगे कि रिपीटेशन ऑफ SR, स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है आप लोगों का, उसको जो रिपीटेशन करोगे, या रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। सिंपली अगर कहूँ रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर, एक व्यवहार को आप बार बार रिपीट करते जा रहे हो, बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो एक वक्त के बाद वो आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। तो यही है आपकी हैबिट। तो यही चीज़ कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो व्यवहार को शेप करती है, उसको शेप करती है। तो ये चीज़ आ गई। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, थर्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंटिग्यूटी एंड जो रीइंफोर्समेंट आर सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस। तो रीइंफोर्समेंट की बात कितनी की है BF स्किनर ने, वो आप लोगों को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि रीइंफोर्समेंट जो है आप लोगों का, उसके वो जो आप में इसमें आप पढ़ते हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, 2 टाइप के रीइंफोर्समेंट आ जाते हैं। और एक चीज़ और इसमें हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो आपकी होती है, जो आपका जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, वो
पनिशमेंट से अलग होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस है। कहीं भी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आगे चल करके मैं साइकोलॉजी का भी कोर्स स्टार्ट करूँगी फॉर D3+ स्टूडेंट्स। पीआरटी के लिए काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, तो आने वाले समय में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर पीआरटी के लिए भी, पीआरटी DSSB पीआरटी साइकोलॉजी के लिए भी एक कोर्स लॉन्च करूँगी। तो यही कहूँगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे ये चैनल। तो मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव, हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर कहीं भी आजकल जो पेपर्स आते हैं आप लोग देखते हो ना कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फॉर्म में आते हैं, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फॉर्म में अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है ना, तभी आप सोच लेना कि हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज भूल जाओ। अदरवाइज मैं तो कहूँगी कि प्राइवेट में ही अप्लाई कर लो। फिर अगर पढ़ना है तो पूरे आपके एक एक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल टिप पर होने चाहिए। बिल्कुल आपको कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रट्टाफिकेशन अब के एग्ज़ाम्स में नहीं चलती। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बिल्कुल खुल करके बोल देती हूँ अपनी बातों को, लेकिन जो सत्य है वो है। कड़वा सच इसको कोई कहना चाहो तो कह सकता है। ठीक, आ जाते हैं टॉपिक पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बिहेवियरिज्म हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन एक्शन इन सिंपल casual terms as it believes that competence can be achieved by breaking down tasks and activities in small steps and reinforcing the achievement of each step। तो बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कोई भी अगर टास्क है, कोई भी अगर कार्य है, उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, उसमें छोटे छोटे टास्क में उसको ब्रेक डाउन कर दो, स्मॉल स्टेप्स में उस एक्टिविटीज़ को बांट लो, और जो हर स्टेप पर जो अचीवमेंट हो रही है उसको रीइंफोर्स करते हुए चलो। तो ये चीज़ें कहाँ से एक तरीके से बता रही है, BF स्किनर ने ना प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी। किसकी बात करी थी? प्रोग्राम लर्निंग की, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। आप लोग पढ़ते होंगे, वो चीज़ अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो क्या है कि प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि जो आपका कंटेंट है, जो कंप्यूटर से जो आप असेसमेंट होता है कंप्यूटर मोड पर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक है उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है कि हर एक स्टेप के बाद उसमें आप क्लिक करते हो तो आप लोगों के आंसर अगर ठीक होता है तो वेल डन, नेक्स्ट, इस तरीके से। तो वो क्या होता है कि रीइंफोर्स मिलता है हर एक स्टेप के बाद। अगर गलत हो जाता है तो रॉन्ग आंसर, और दूसरा जो लेवल है उसमें आप नहीं पहुंच पा रहे हो, दोबारा से पहले वो वाला लेवल करो, तो वो चीज़ आ जाती है प्रोग्राम लर्निंग में। यहाँ भी यही चीज़, इस टाइप की ही बात बताई गई है। ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड हाउ चिल्ड्रन शो देयर हैप्पीनेस ऑन गेटिंग गुड और फेयर इन देयर क्लास वर्क। अब ये चीज़ है कि हम जब रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चों को, कितनी इंपॉर्टेंस है कि पॉजिटिव अगर बिहेवियर है, प्लेजरेबल अगर एक्सपीरियंसेस है, उसको अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम रीइंफोर्स करते हैं उस बिहेवियर को, पुनर्बलन करते हैं। अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, ताकि वो जो बिहेवियर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो यहाँ एक ना बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरीज किस चीज़ में बिलीव करते हैं। दे बिलीव दैट नॉलेज कुड बी ऑब्टेन्ड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जो भी हमें लर्निंग हो रही है वो एनवायरनमेंट के मैनिपुलेशन की वजह से हो रही है। एनवायरनमेंट उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है, वेयर एज ह्यूमन बींग्स जो है वो एक पैसिव रिसिपेंट है। पैसिवली हम उसको सीखते चलते हैं। मतलब एनवायरनमेंट का जो रोल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है ह्यूमन लर्निंग में, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। जो भी व्यवहारवाद को फॉलो करते हैं, बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पैसिव रिसिपेंट हु हैव टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्टिव एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स जो है वो पैसिव रिसिपेंट है, उसको अर्जित करते हैं पैसिवली, और जो एक्टिव एनवायरनमेंट है उसके रिस्पॉन्स में। फिर नेक्स्ट कहा गया कि लर्नर्स नेचुरल कैपेसिटीज टू ड्रॉ अपॉन एंड कंस्ट्रक्ट देयर own knowledge to develop their own capacities to relate to the environment both physical and social are of little relevance in such learning। तो जो अगर नेचुरल कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, जैसे अगर बात करूँ मैं चॉम्स्की की, जैसे बात करूँ
चॉम्स्की की, जिन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर जो है एक जन्मजात क्षमता होती है, एक इनबोर्न कैपेबिलिटीज़ होती है, उनके अंदर एक एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। तो इस वाली चीज़ को ये कम मानते हैं और एनवायरनमेंट के रोल को ज़्यादा मानते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कॉग्निटिव, जो आपका दिमाग, जो कॉग्निटिविज्म अप्रोच जो या कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉलो करते हैं, कहते हैं कि माइंड जो है उसका ज़्यादा रोल होता है, तो उस सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ये नकारते हैं और एनवायरनमेंट ही सुप्रीम है, एनवायरनमेंट ही एक्टिव रोल प्ले करता है, तो इस चीज़ को मानते हैं। तो ये है हमारा बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। इस वीडियो को करती हुई यही ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो हमारा कॉग्निटिव असेसमेंट है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट है और कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट है। ये सब तमाम पार्ट्स आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।